जय हिंद साथियों। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं दर्पण के विषय में, यानी मिरर जिसको बोलते हैं। तो यानी दर्पण की विशेषताएं और दर्पण क्या होता है इसके विषय में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए, इससे पहले आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको बता दिए थे कि प्रकाश क्या होता है यानी रोशनी, और इसके विषय में आपको बताए थे प्रकाश किसमें गमन करता है और प्रकाश के संबंधित प्रतिबिंब कैसा यानी फोटो कैसा बनता है, इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम फाइनली बात करने वाले हैं कि दर्पण क्या होता है और दर्पण के विषय में जानकारी चाहिए मुझे। चलिए हम बात करते हैं दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने टाइप के होते हैं और किस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि दर्पण क्या होता है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन, जिस प्रकार पर रोशनी आता है यानी प्रकाश से रोशनी आने वाली, इसमें जो परावर्तन होता है, तो ये किस प्रकार परावर्तन होता है। रोशनी आम तमाम में आप तो जानबे करते हैं कि रोशनी पड़ने वाली सबसे अच्छा परावर्तक यानी रिफ्लेक्ट करने वाला सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चांदी। यानी परावर्तक सतह में सबसे रोशनी को परावर्तन यानी लौटाने का कार्य चांदी का करता है। यानी इसीलिए हम लोग दर्पण में चांदी का लेप लगा दिए जाते हैं, इसीलिए AgBr यानी चांदी का लेप लगाते हैं। इसलिए हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल चांदी मतलब दर्पण को मानते हैं। इसलिए आज हम दर्पण के विषय में बात करने वाले हैं। तो दर्पण कितने टाइप के होते हैं और दर्पण क्या होता है, तो चलिए हम बता दें। दर्पण 3 टाइप के होते हैं। पहला है समतल दर्पण, और दूसरा है अवतल दर्पण, और तीसरा है उत्तल दर्पण यानी प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब यानी फोटो कैसा होता है। प्रतिबिंब बोले तो फोटो, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता है इसके विषय में जानेंगे। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण एक प्लेन होता है। जिस प्रकार हमने एक फिगर से आपको समझाया है कि समतल दर्पण कैसा होता है। समतल दर्पण इस टाइप से होते हैं और समतल दर्पण की क्या क्या विशेषता आता है। यदि समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया, यानी दर्पण में हमने समतल दर्पण की वस्तु आगे रख दिया है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा रहेगा। तो देखिए हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया है। हमने वस्तु को यहाँ पे रखने के दौरान देखिए यहाँ से सीधा आप जितने डिग्री से मान के चलिए इधर से रखेंगे तो वस्तु सीधा जाएगा, और सीधा सीधी रखेंगे तो यही सीधी सीधी दिखाई देगा। मान के चलिए इधर से प्रकाश की किरण हमने यहाँ मारा तो उतने डिग्री में लौट जाता है। प्रकाश के परावर्तन में ये जानकारी आपको दे दी है कि प्रकाश परावर्तन में जितने डिग्री से आता है किरण उतने डिग्री में लौट जाता है। उसी माध्यम से यदि हमने टॉर्च आईना में सीधे मारेंगे तो वो सीधे रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह से मारेंगे तो इधर भागेगा। मतलब जितनी डिग्री से हमने रोशनी को दर्पण में मारेंगे उतनी डिग्री से वो लौट जाएगा, परावर्तन के नियम को पालन करते हुए। उसी प्रकार आप जानते हैं कि एक वस्तु को हमने आईना के सीधे रखे समतल दर्पण के, वो सीधे प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए एक किरण को इधर मारे, अब देखिए यहाँ से मिलता हुआ कि प्रतीत हो रहा ना, यहाँ से यदि यहाँ पे दर्पण नहीं रहता पेंट किया हुआ तो ये सीधे किरण इधर आता। इसी प्रकार ये किरण इधर आता, यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब, इधर से भी आ रहा किरण इधर से भी आ रहा, यानी मान ले रहा कि ये प्रतिबिंब। ऐसा ही प्रतिबिंब काल्पनिक कहलाता। ऐसा ही प्रतिबिंब काल्पनिक बोले या फिर आभासी, काल्पनिक या फिर आभासी बोल सकते हैं ऐसे प्रतिबिंब को। अब देखिए इसका पहला विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए जितना वस्तु की दूरी यहाँ पे रखे तो उसी सीधे यहाँ पीछे बना प्रतिबिंब। यानी समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा यानी काल्पनिक यानी आभासी बोले तो वर्चुअल बनेगा। यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता। देखिए दर्पण के पीछे बन रहा, यहाँ पे बन रहा, यहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा लेकिन बन नहीं रहा। एक प्रकार से हम कल्पना कर सकते हैं, यानी आभासी की यदि दर्पण में पेंट नहीं किया हुआ रहता तो प्रतिबिंब यहाँ बनता। तो चलिए आइए बात करते हैं इधर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता और दूसरा क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता। मान के चलिए वस्तु जितना बड़ा यहाँ पे रखेंगे समतल दर्पण में उतना ही पीछे उसका दर्पण मतलब वस्तु का आकार बड़ा दिखाई देगा। मान के चलिए इतना बड़ा वस्तु यहाँ पे रखेंगे इतना ही बड़ा वस्तु हमको दिखाई देगा। इसका कहने का मतलब यही हुआ। और चलिए प्रतिबिंब दर्पण के आकार के बराबर होता है, यानी इसके आकार के बराबर कहने का तात्पर्य यही होता है कि जितना समतल दर्पण में वस्तु को रखेंगे उतना ही वस्तु हमें दिखाई देगा उसी के आकार का। मान के चलिए इतना बड़ा वस्तु रखे हैं इतना ही बड़ा वस्तु हमें इधर दिखाई देना। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यही हुआ कि वस्तु के आकार के बराबर होता। अब तीसरा विशेषता में आ जाइए। तीसरा विशेषता में क्या है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है और प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखिए
यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा बनना, फिगर में एक बार फिर से आ जाइए, प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसी के सीधे बन रहा है, यहाँ सीधा सीधी बन रहा है ना, यानी प्रतिबिंब यहाँ रखेंगे तो उसका फोटो, यानी फोटो यहीं पे आएगा, कोई भी वस्तु यहाँ रखेंगे उसका फोटो यहीं, प्रतिबिंब मतलब फोटो, यानी सीधा बनता है फोटो। अब चौथा इसका विशेषता है कि प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता, यानी समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक मतलब हुआ झूठा, यानी जिस प्रकार आप केवल कल्पना कर सकते हैं, इसको ना तो आप पर्दे पर उतार सकते हैं और ना तो इसको देख सकते हैं, केवल सॉरी माफ कीजिएगा, देख सकते हैं लेकिन इसको पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं, है ना, पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं, केवल आभासी या काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में हमेशा। और चलिए अब चौथा तो समझ गया। अब पांचवा विशेषता क्या है, पांचवा विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि दर्पण से आगे। अब देखिए इसका कहने का क्या तात्पर्य हुआ, यानी दर्पण मान के चलिए कि यहाँ इतना मतलब दूरी पे रखे हैं, इतना ही दूर पे ही वो फोटो बनेगा, कोई भी वस्तु जितना दूर रखेंगे उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब यानी फोटो बनेगा, इसका कहने का तात्पर्य ये था। अब देखिए पांचवा और छठा नंबर में क्या कर रहा है, पार्श्विक रूप यानी इंटरवल लेटरल इंटरवल बनते हैं। लेटरल इंटरवल मतलब इसका मतलब हो गया कि पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यदि मान के चलिए हमने दर्पण में, समतल दर्पण में यदि दाहिना हाथ दिखाएंगे तो हमें बामा हाथ दिखाने का प्रतीक करेगा। जिस प्रकार हमने आर को, यदि आर को सीधा दिखाएंगे तो आर को इधर से उल्टा कर दिखाएगा, इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब ये हुआ समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ना, तो पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाता है, पार्श्विक रूप से उल्टा, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा बनता है। यहाँ देखिए प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और लेकिन ये कोई चीज यदि दिखा रहे थे इसमें उल्टा दिखता है। अब पार्श्विक यानी लेटरल इंटरवल मतलब यही हुआ, लेटरल इंटरवल। अब देखिए पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ये हो गया समतल दर्पण का विशेषता है। अब देखिए समतल दर्पण में और एक चीज होता है कि समतल दर्पण में विचलन कितना होता है, तो आइए हम बात करते हैं विचलन। मान के चलिए ये समतल दर्पण हमने बनाना, अब पेंट हमेशा दर्पण के दाहिना साइड करते हैं, और वो पेंट किसका रहता है, AgNO3 का, AgNO3 का लेप चढ़ा दिए जाते हैं। आप इस दर्पण में आप जानते हैं कि लेप चढ़ाने से सबसे अच्छा परावर्तन चांदी का इसमें होता है, इसलिए हम लोग चांदी का लेप लगाते हैं। इसीलिए हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल दर्पण ही लिए थे, क्योंकि दर्पण के पीछे जो हम लोग लेप करते हैं यानी कलई करते हैं, वो कलई होता है चांदी का यानी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का। अब मान के चलिए हमने एक प्रकाश को इधर से भेज दिया, और ये प्रकाश इसी परावर्तन का नियम पालन करते हुए सीधा इधर चला जाएगा। जिस प्रकार आप देख रहे हैं ये परावर्तन का नियम इसी प्रकार पालन करके उधर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक किरण को भेज रहे हैं, और इस किरण के सहायता से अब देखिए मान के चलिए हमें यहाँ अभिलंब, ये I कोण हुआ, ये R कोण हुआ। अब जितना कोण ये हुआ इतना ही कोण ये है, परावर्तन का नियम ये बता दिया। अब यहाँ पे कह रहा क्या, विचलन क्या होता है, आपतित किरण में विचलन, आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं। मान के चलिए कि यदि दर्पण में पेंट नहीं किया हुआ था तो रोशनी सीधा निकल जाता, तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए सीधा निकल रहा, रोशनी सीधा निकल गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बनता वो 180 डिग्री का बनता, 180 डिग्री का। इसको I और इसको R माने थे, 180 डिग्री का। यानी आपतित किरण में विचलन कितना डिग्री का होता, आपतित किरण में विचलन जो है, आपतित किरण में विचलन जो है कि अब देखिए कितना डिग्री हो रहा, 180 डिग्री माइनस क्या, I प्लस R, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं 180, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2I, इस रूप से आप लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको कार्य करेगा ये फॉर्मूला 180 डिग्री माइनस 2I, इस प्रकार से। अब देखिए दो समतल दर्पण को यदि हम आमने सामने लगा दिए जाएंगे, मतलब मान के चलिए कि यदि दो दर्पण को इस टाइप से लगा देंगे, यदि कोई घर के दीवार में इस टाइप से दर्पण को सेट कर देंगे, कितने डिग्री का एंगल हुआ, मान के चलिए 60 डिग्री का एंगल पे बना रहे हैं, तो मान के चलिए 60 डिग्री का एंगल पे बनाएंगे, तो यहाँ देख लीजिए आगे हम बढ़ जाते हैं 60 डिग्री के कोण पे बनाएंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 डिग्री के कोण पे लगा। जिस प्रकार की इस प्रकार हमने एक दर्पण को लगा दी, एक समतल, दोनों दर्पण समतल ही, यहाँ पे 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बन रहा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है 360 बट्टा क्या, 360 बट्टा थीटा, यानी हमेशा दर्पण में विषम संख्याओं का आंसर लेना, मतलब 360 बट्टा 60 को काट दीजिए, 6 के 36 यानी 6 है, 6 में 1 घटाकर यानी 5 प्रतिबिंब, यानी 60 डिग्री के एंगल पे,
यानी 60 डिग्री का ऐसे कोना कोनी पे यदि हमने ऐसे कोना कोनी के डिग्री पर ये दो समतल दर्पण लगा देंगे तो इसमें ये कोई वस्तु यहाँ पे रख देंगे तो वो वस्तु का प्रतिबिंब 5 गो बनेगा। इसका फार्मूला होता है 360 बटा थीटा या -1। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। संख्या हमेशा विषम संख्या लिया जाता है। अब यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि समतल दर्पण का बने प्रतिबिंब का क्या क्या विशेषताएं है और समतल दर्पण हमेशा कौन प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या क्या खासियत है। ये सब आप बढ़िया से समझ गए हैं। और एक अंजाम इसमें और डालते हैं, जिस प्रकार के आप जानते हैं कि समतल दर्पण चेहरा देखने में काम आता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। हम लोग जो घरेलू आईना इस्तेमाल करते हैं यानी समतल दर्पण ये चेहरा देखने में इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार को हम समतल दर्पण का पूरे विशेषताएं बता दिया है। अब मेरा बच गया क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अगले स्लाइड में हम अवतल और उत्तल दोनों दर्पण का जिक्र करेंगे। यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे। अवतल दर्पण, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा कौन प्रतिबिंब बनाता, काल्पनिक बनाता। और अवतल दर्पण दोनों प्रतिबिंब बनाता, आभासी भी और उसके बाद आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता। और आ जाइए उत्तल दर्पण हमेशा के लिए काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाते हैं। और अगले स्लाइड में हम इसका जिक्र करेंगे, अवतल और उत्तल की क्या क्या खासियत है और क्या क्या विशेषता है। और अगले स्लाइड में इसका हम जिक्र करेंगे। देखिए गोलीय दर्पण मतलब समझिए कि जिस गोला को काट कर दो दर्पण बनाया जाता है। यानी मान के चलिए कि एक गोले को काट कर, देखिए ये गोला है, एक गोले को काट दिए बीचों बीच और एक दर्पण प्राप्त हुआ, अवतल एक उत्तल। यानी उठा हुआ भाग, मान के चलिए ये उठा हुआ भाग है, ये बन गया क्या, उत्तल, और एक बन गया अवतल। ये अवतल बन गया और ये उत्तल बन गया। अब जिस प्रकार आप जानते हैं कि एक गोला को काट कर हमने, एक गोलीय दर्पण था उसको गोले को बीच में काट दिए तो यानी दो दर्पण का प्राप्त होता है, अवतल और एक उत्तल। उसी प्रकार से आज बात करेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। इससे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अवतल दर्पण में क्या होता है ध्रुव, और क्या होता है वक्रता केंद्र, और क्या होता है वक्रता त्रिज्या, और क्या होता है प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष, और क्या होता है कि द्वारक, और क्या होता है फोकस। ये सब के विषय में हम जानकारी देते हैं आपको। चलिए एक एक करके आइए। सबसे पहले बात करेंगे कि ध्रुव किसको कहते हैं। ध्रुव देखिए एक प्रकार से मान के चलिए ये दर्पण हम बना देते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी बीच में धंसा हुआ, यानी बीच में धंसा हुआ दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए इस दर्पण को हमने पेंट कर दिया और पेंट के दौरान दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहा जाता। यहाँ पे मतलब दोनों साइड में देखिए मध्य भाग को क्या कहा जाता, ध्रुव कहा जाता है, यानी पोल कहा जाता है। इसलिए इसको पी से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। यानी दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं, मध्य भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र कहाँ पे बनता, वक्रता केंद्र के लिए आपको हम समझाए। इधर देखिए वक्रता केंद्र, मान के चलिए दर्पण है, ये दर्पण है, ये गोला है। आप जानते हैं ये गोला में, मान के चलिए गोला हम दे दिए और गोला के बीच में ये बीच वाला सेंटर है ना, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी बीच में ये इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को या सी से दर्शाइए, आप सी से दर्शा दीजिए वक्रता केंद्र को। अब देखिए यहाँ से वक्रता केंद्र से लेकर और यहाँ ध्रुव तक के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी मान के चलिए ऐसे ऐसे करके ये वाली दूरी जो है, ये दूरी क्या कहलाएंगे, त्रिज्या कहलाएंगे, वक्रता त्रिज्या कहलाएंगे। यानी वक्रता त्रिज्या कहलाएंगे। इसको त्रिज्या ही लिख देते हैं, समझ जाइएगा। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चलिए कौन हो गया ध्रुव और कौन हो गया केंद्र, यानी दर्पण के गोलीय दर्पण। आप विरिक्त तो पढ़े ही होंगे, विरिक्त को पढ़ने के बीच में जिस प्रकार केंद्र बनता है उसी प्रकार देखिए यहाँ केंद्र, इसीलिए इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पे वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो है इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे त्रिज्या कहेंगे। अब चलिए प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष किसको कहते हैं। प्रधान अक्ष हमने एक दर्पण बना देते हैं, अवतल दर्पण बना दिए और इसके बीचों बीच लाइन गुजरने वाले लाइन को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसी को कहेंगे मुख्य अक्ष। इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। इसी को मुख्य अक्ष। दर्पण के बीचों बीच यानी ध्रुव होकर वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो लाइन खींची जाती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। उसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं। यहाँ देख लीजिए। अब फोकस क्या होता है, फोकस देखिए मान के चलिए किरण हमने मार दिया, यहाँ पे मार दिया किरण, और किरण जिस बिंदु से गुजरेगा वो
मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींचे थे और ये किरण जहाँ पे लौटेगा, जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ये फोकस कहलाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के यही वाला दूरी जो होता है बीच में मध्य बिंदु, तो उसको क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है, उसको फोकस कहा जाता है, इसको फोकस कहा जाता है। इसलिए इसको एफ से डिनोट करते हैं। अब चलिए द्वारक किसको कहते हैं? मान के चलिए ये दर्पण बना देते हैं। देखिए ये दर्पण है, ये दर्पण का जितना ये लंबाई है, मतलब दर्पण का यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है, इसी को द्वारक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एपेंचर, द्वारक कहेंगे। या फिर आप एक फिगर और समझ जाइए, जैसे मान के चलिए एक फिगर बना दिए, ये फिगर को यहाँ से यहाँ तक डिनोट कर दीजिए, इसमें पेंट कर दीजिए, और ये वाला एंगल जो थीटा है ये द्वारक का है। मतलब परावर्तक सतह कितना बड़ा है उसी को द्वारक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। आप तो समझ गए कहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, कहाँ पे ध्रुव होता है, कहाँ पे वक्रता त्रिज्या होता है, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब आप समझ में आ गया। अब चलते हैं हम एक एक करके दर्पण की मतलब विशेषताओं को समझते हैं। जिस प्रकार आप जानते हैं अवतल दर्पण की क्या क्या विशेषता, अवतल दर्पण की वस्तु कहाँ कहाँ पे रखे थे, इससे पहले आपको समतल दर्पण की विशेषताएं हम पढ़ा दिए, ठीक है। समतल दर्पण की विशेषताएं, अब देखिए समतल दर्पण की विशेषताएं में क्या क्या बन रहा था, उसी प्रकार अवतल दर्पण की विशेषताओं में क्या क्या बना। अब देखिए दर्पण तीन टाइप के होते हैं, एक क्या? समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो एक एक करके हम सारी विशेषताओं को पढ़ेंगे, एक एक करके हम सारी विशेषताओं को पढ़ेंगे। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हमने यहाँ फिगर से आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे अवतल दर्पण की क्या क्या विशेषता है आप तो जानते हैं, ये यहाँ पे क्या कहलाएगा? यहाँ पे ध्रुव कहलाएगा पोल पे। अब देखिए हमने वस्तु को ध्रुव पे रख दिया, यानी वस्तु को यदि हम सटा कर ही रखेंगे ना, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये सटा कर ही बनेगा, यानी ये वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर। जितना बड़ा वस्तु रखेंगे यहाँ सटा के उतना बड़ा। और इस स्थिति में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता? काल्पनिक बोलिए या फिर आभासी बोलिए, काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता? सीधा बनता। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता? सीधा बनता। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता। अब देखिए यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिए, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। और जब ध्रुव के सटा कर रखे थे वस्तु को, तो वस्तु के आकार के बराबर होगा। ये वस्तु के आकार के क्या होगा? बराबर होगा, वस्तु के आकार का बराबर होगा। अब देखिए वस्तु के आकार के बराबर होगा, प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब बोले तो फोटो कैसा बना? यहाँ पे कोई वस्तु को रख दिए, उसका फोटो कैसा बना? काल्पनिक बना और आभासी बना। इसी प्रकार यहाँ पर दिया। और देखिए हमने एक चीज और समझा है दूसरे फिगर में, क्या कि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखे। मान के चलिए ये ध्रुव है, ये क्या पोल है, ये ध्रुव है और ये फोकस है, इसके बीच में हमने एक वस्तु को रख दी। इस वस्तु को यहाँ पे रखे, तो यहाँ पे एक प्रकाश डाले, इसकी सीधा इधर परावर्तन हो गया, फोकस की ओर घूम गया, और एक वक्रता केंद्र यानी केंद्र की ओर क्या एक किरण खींचे। ये दोनों पीछे में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा, यानी प्रतिबिंब बन रहा सीधा, इसमें भी सीधा बन रहा था, इसमें भी बन रहा प्रतिबिंब क्या? सीधा। प्रतिबिंब बन रहा सीधा, और सीधा के दौरान प्रतिबिंब कैसा बन रहा? आभासी बन रहा। प्रतिबिंब आभासी, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, आभासी को ही क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आभासी बन रहा, और इसी को कहते हैं वर्चुअल। क्या कहते हैं? वर्चुअल। और ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण। दो ही विशेषता को हम समझा दिए, और आइए अगला स्लाइड में आपको समझाते हैं और इसका क्या क्या विशेषता है। अवतल दर्पण के प्रथम स्थिति, यदि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो हमने पहला स्थिति में बता दिया था, यदि ध्रुव पे रखेंगे तो उसी के आकार के ही बनेगा, उसके बराबर ही बनेगा, और ऐसा स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बना था। और दूसरा स्थिति आपको बताए थे इधर हम आपको कि यदि ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु रखे तो इस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, तो देखिए इसी स्थिति में भी काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी झूठा बना था, तो झूठा प्रतिबिंब बना था। तो दोनों स्थिति को समझ लिया। अब तीसरा स्थिति में हम आते हैं। तीसरा स्थिति क्या है कि वस्तु को जब फोकस पर हो, यानी वस्तु जब फोकस पर हो माफ कीजिएगा, वस्तु हमने यहाँ फोकस पे रख दी, यानी वस्तु को जब हमने फोकस पे रखे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना। देखिए फोकस पे वस्तु को हम रखे, यहाँ से किरण हमारे यहाँ तक, देखिए इस स्थिति में वस्तु यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आके मिलेगा, ये कहीं ना कहीं आके मिलेगा, तो इस स्थिति में बहुत बड़ा बनेगा, यानी प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, और प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उलट गया प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब वास्तविक हमेशा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता। ये बहुत बड़ा बना था जब फोकस पे वस्तु को रखे थे। तो आप आइए अगली स्थिति में। अगला स्थिति चौथा में क्या लिखा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो।
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ पे है फोकस दर्पण का, यहाँ पे है वक्रता केंद्र, इसके बीच में हमने रख दी वस्तु। और वस्तु को रखने के दौरान देखिए यहाँ से एक प्रकाश माने रिफ्लेक्ट हो गया, और इस स्थिति में देखिए कि वस्तु तो मतलब बड़ा बना लेकिन बहुत बड़ा नहीं बना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, इस स्थिति में उलट गया यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा आपका इमेज बोले तो फोटो, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक के दौरान क्या, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या कर रहा था, उल्टा है, उल्टा, और ये वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी वस्तु से बड़ा बना था। इस स्थिति को आपने समझ के, और प्रतिबिंब कैसा बना, दो मतलब पहला में देख लिए, इधर तीसरा स्थिति में और इधर चौथा स्थिति में कहाँ पे वस्तु कैसा रखे थे, दो बन गया। अब आइए हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर हो, यानी वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पे ही रख दिया है। कोई भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे, यहाँ से परावर्तक सतह से ये लौट गया परावर्तन का पालन करते हुए, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से हमने एक फोकस की ओर गुजरते हुए किरण मारे, इधर से ये लौट गया। अब देखिए यदि हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखे तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन रहा, वक्रता केंद्र पे ही बन रहा। यानी जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वस्तु वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी फोटो बनेगा। इस स्थिति में वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, यानी प्रतिबिंब तो वास्तविक होगा, प्रतिबिंब तो हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक बोला तो उल्टा होगा, उल्टा उलट गया है। उसके बाद और ये हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बन रहा था, और इस स्थिति में उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था। देख लिए। अब चलिए अगला स्थिति में हम आते हैं, जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र और अनंत, अब वक्रता केंद्र की कहीं पे वस्तु रखेंगे ना, इस बीच की दूरी को हमने क्या कहेंगे कि अनंत दूरी पे रखें। वक्रता केंद्र के और इधर से दूरी पे रखें कोई भी वस्तु को। अब देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच की दूरी पे हम कोई वस्तु को रखो, यहाँ से किरण मारे और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच ही वस्तु बना, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव फोकस, माफ कीजिएगा, फोकस के बीच बना। यानी देख लीजिए कि यदि हम कोई वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे थे, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था, इसका प्रतिबिंब बन रहा था फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना था। इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तो होगा, वास्तविक यानी रियल इमेज तो बनेगा, रियल इमेज तो बनेगा, लेकिन इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होगा, वस्तु के आकार से छोटा होगा। अब जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता, उल्टा बनता, यानी वस्तु के आकार का छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। देख रहे हैं बीच बन रहा है। वस्तु को कहाँ पे रखे थे, तो वस्तु को हमने कहाँ पे रखे थे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे थे। इस स्थिति को समझ गए। और सतमा स्थिति है, इधर हम बता रहे हैं सतमा स्थिति को, यदि कोई वस्तु को हम अनंत पे रख दे, यानी अनंत, सूरज का किरण जैसे अनंत हो गया, वो अनंत दूरी से आता है ना, तो अनंत दूरी पे हमने कोई वस्तु को रख देते हैं। मान के चलिए केंद्र है, अनंत दूरी पे रख दी, ये फोकस हुआ, ये मुख्य अक्ष हुआ, मुख्य अक्ष और ये फोकस हुआ, इसी के समान दूरी पे वक्रता केंद्र, हमने एक दूरी को मार दी। अब देखिए उधर से जो किरण आएगा तो सीधा नहीं आएगा, दर्पण को हमने नीचे रखे है तो इस टाइप से आएगा। तो यहाँ से मान के चलिए टकरा कर इस सतह से टकराया और परावर्तन का नियम पालन करते हुए फोकस से होकर गुजर जाएगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा इस प्रकार। और एक किरण को मार दिए और ये किरण जो है कि ये भी गुजर जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे यदि हम कर रहे हैं मतलब अनंत दूरी पर यदि कोई भी प्रतिबिंब बना रहा है तो ये अनंत दूरी पर हमेशा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अनंत दूरी पर कोई भी वस्तु को यदि रख दे अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा और ये वस्तु से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। और यहाँ पे इस स्थिति में प्रतिबिंब जो बनेगा, फोटो बनेगा, वो तो वास्तविक ही बनेगा, वास्तविक बोले तो उल्टा ही बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और स्थिति में बहुत छोटा बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। सारी स्थिति को हमने समझा दिया। अवतल दर्पण में मात्र दो ही जगह ऐसे वस्तु को रखेंगे जहां पे काल्पनिक बनेगा, बाकी सब स्थितियों में वास्तविक बना था। अब समझ रहे हैं कि वस्तु को हमने अवतल दर्पण को दो ही जगह रखे थे, एक पोल यानी पोल पे रखे थे, वास्तविक काल्पनिक बना था, और वस्तु को हमने और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे थे, वहां भी काल्पनिक बना था। और दो ही स्थिति में वस्तु को रखने पर काल्पनिक बना, बाकी स्थिति में सारी स्थिति में कहाँ पे रखे थे वस्तु, सब जगह रखे तो सब जगह कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, वास्तविक यानी उल्टा बन रहा था। तो आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में दोनों स्थिति में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी और काल्पनिक भी। दोनों स्थिति को आप समझ गए। अवतल दर्पण की क्या क्या विशेषता था इसको समझा दिए। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे।
तो चलिए, हमने पिछले समझे थे अभी तुरंत कि मतलब अवतल दर्पण की क्या क्या विशेषता था, सारी स्थितियों के विषय में हमने जान लिया था। अब हमने उत्तल दर्पण के विषय में समझेंगे। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, चलिए हम एक फिगर बता दिया है जिसमें इसका साइड हमेशा दाहिना साइड प्रिंट किया जाता है और दाहिना साइड हमने प्रिंट कर दिया। और उत्तल दर्पण आप जानते हैं, कोई भी किरण आता है तो उसको बिखार देता है, यानी कोई भी बिंदु से किरण आएगा कोई भी स्रोत से तो उसको बिखार देगा। और अवतल दर्पण का क्या नियम था कि कोई भी किरण आता है तो उसको एक जगह केंद्रित करता है, इकट्ठा करता है। उसी प्रकार अब हम समझेंगे उत्तल दर्पण की क्या क्या विशेषता और ये इसका कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी फोटो के विषय में समझेंगे। तो चलिए आते हैं, हमने उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रख दे, ठीक है, हमने उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रख दे, मान के चलिए यहाँ पे रखे हैं या फिर यहाँ पे रखेंगे या फिर पोल पे रखेंगे या फिर इधर रखेंगे, कहीं पे भी रखेंगे तो हमेशा इसका प्रतिबिंब जो बनता है ना, तो हमेशा हमेशा के लिए इसका प्रतिबिंब जो होता है, इसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक बोले तो आभासी, आभासी बोले तो झूठा, काल्पनिक बोले तो आभासी, आभासी बोले तो झूठा। आभासी भी बोल सकते हैं या फिर काल्पनिक भी बोल सकते हैं, वर्चुअल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आप जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। देख लीजिए कि इधर दर्पण का सीधे बन रहा है ना प्रतिबिंब, यहाँ बनता, और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है तो फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है। फोकस और ध्रुव, पी से पोल, पोल मतलब ध्रुव, फोकस और ध्रुव के हमेशा बीच बनेगा। और एक ही स्थिति में रखेंगे वस्तुओं को जो कि फोकस पे ही बनेगा। वो स्थिति यदि हम कोई वस्तु को अनंत अनंत दूरी पे रख दे, अनंत यानी अनंत पे रख दे तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा फोकस पे बनेगा। और इस स्थिति में आप जानते हैं कि प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता, छोटा बनेगा या बड़ा बनता। देखिए वस्तु कितना बड़ा रखे थे, प्रतिबिंब कितना छोटा बना, इसीलिए उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु के आकार से छोटा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा और ये काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। काल्पनिक बोलो या आभासी बोले तो बात एक ही है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी सीधे बनेगा, दर्पण के सीधे बनता है और ऐसे प्रतिबिंब झूठा कहलाता है, इसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। तो आप समझ गए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता था। समतल दर्पण में हमने केवल प्रतिबिंब कितना बनाए थे और इसमें केवल आभासी मतलब केवल झूठा प्रतिबिंब बना था, यानी काल्पनिक बना था। लेकिन अवतल में दोनों बना था, आभासी और रियल दोनों, यानी आभासी और वास्तविक दोनों बना था। लेकिन उत्तल दर्पण में केवल प्रतिबिंब कैसा, हमेशा के लिए प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक ही बनता, यानी आभासी बनता। तो दो स्थिति में आप कह सकते हैं कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता, आभासी बनता, यानी सीधा बनता। और इस स्थिति को समझ गए, अवतल, उत्तल और समतल। अब देखिए, आप जानते हैं कि समतल दर्पण, अब समतल दर्पण और उसके बाद दर्पण के तीन प्रकार, दर्पण के तीन प्रकार। अब आ जाइए, जैसे कि दर्पण के तीन प्रकार, मिरर के तीन प्रकार, एक समतल दर्पण और एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आप देख रहे हैं कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, यानी काल्पनिक बोले या फिर आभासी बोले, आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, यानी वर्चुअल। और ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता था और वस्तु के आकार के बराबर बनता था। और अवतल दर्पण में दोनों स्थिति में बनता था, काल्पनिक भी बन रहा था और वास्तविक भी बन रहा था, यानी कह सकते इसको वर्चुअल भी बन रहा था और रियल भी बन रहा था, आभासी और काल्पनिक दोनों बन रहा था। आप समझिए। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा के लिए प्रतिबिंब आभासी ही बन रहा था, आभासी ही बन रहा था। आभासी बोले तो झूठा यानी काल्पनिक बन रहा था, हमेशा उत्तल दर्पण में काल्पनिक बन रहा था। तीनों स्थिति को आपने समझ गए कि किस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा था। अब देखिए, समतल दर्पण का उपयोग तो आप जानते ही हैं, उपयोग आप समझ जाइए। उपयोग किसको करते हैं, उपयोग समतल दर्पण का उपयोग आप जानते हैं कि चेहरा देखने में काम आता है। और अवतल दर्पण का उपयोग जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में और दूसरा गाड़ी के हेडलाइट में। इसका दर्पण का उपयोग हेडलाइट में क्यों करते हैं कि मान के चलिए कि यदि गाड़ी रोड पे चल रहा और उसका यदि अवतल दर्पण मतलब सारे किरण को एक जगह इकट्ठा केंद्रित करके एक जगह दिखाता, वरना उत्तल दर्पण हम लगाते गाड़ी के हेडलाइट में तो सारे किरण को बिखार देता। मान के चलिए रोड पे गाड़ी चला रहे, जा रहा खेत में उसका लाइट, तो ऐसे स्थिति में वो दर्पण लगाना
मतलब संभव नहीं था। इस कारण से हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? हेड बोले तो सिर यानी माथा वाला लाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और डॉक्टर द्वारा नाक कान मुंह आदि को देखने में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? ये। और सर्च यदि कोई चीज को खोजने में यही दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और उत्तल दर्पण आप जानते हैं गाड़ी के साइड मिरर, साइड वाला बोले तो ये वाला आईना जो साइड में देखते हैं, ये वाला आईना में किसका दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? वो उत्तल दर्पण होता है। इसमें वस्तु कोई बड़ा है वो छोटा करके दिखाएगा, स्ट्रीट गली वगैरह लाइट में, जैसे मोहल्ले वगैरह लाइट में कौन लाइट लगाया जाता है? वो उत्तल दर्पण रहता। तो देखिए इसमें वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ये प्रतिबिंब बता दिए थे, आभासी और रियल दोनों बनेगा। लेकिन इसका देखिए इस्तेमाल जो है कि कहाँ पे करते हैं? इसमें वस्तु इसमें मान के चलिए, वस्तु इसमें यदि कोई वस्तु छोटा है ना उसको बड़ा करके दिखाएगा, वस्तु को बड़ा करके दिखाता। इसमें कोई वस्तु बड़ा है ना, कोई वस्तु बड़ा है उसको क्या करके दिखाएगा? छोटा करके दिखाएगा। बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाना और वस्तु को यदि छोटा है उसको बड़ा करके दिखाना, यह अवतल दर्पण का काम है। तो आपने उपयोग भी समझ गए, क्या क्या समस्या सब समझ गए।